गांधी एक हिंदू को देश का पीएम बनाना चाहते हैं। इस पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दागा। पूछा, क्या यही सेक्युलर एजेंडा तय कर रही है कांग्रेस पार्टी? लेकिन ओवैसी जी की ही पार्टी के एक और नेता ये कहते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, वरना पीएम कैसे बनेंगे ओवैसी? कोई अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं दीवाना हूं, मैं मन चलाऊं, मैं की साथ पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं के बीच यूपी की 105 सीट में हर 100 में 20 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम आबादी के बीच जब भी ओवैसी जाते हैं तो उनकी हर बात धर्म से शुरू होकर धर्म पर खत्म होती है। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम नक्कार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे? बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ। मुसलमानों की बीजेपी से इसी दूरी को पुल बनाकर ओवैसी उत्तर प्रदेश में पाठ बनाने के अपने मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। इसके लिए भले ही वो और उनकी पार्टी रोज नए नए विवाद में क्यों न घिर जाए। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? ये बयान खूब वायरल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक जिला अध्यक्ष ज्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर ओवैसी के राज करने के सपने लोगों को दिखा रहे हैं। यूपी के चुनाव में जब इस तरह के बयान आते हैं तो धार्मिक कार्ड और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये सब करके ओवैसी को चुनावों में कोई फायदा मिलेगा? क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट हासिल कर पाएंगे और ओवैसी की सियासी पतंग कितना ऊपर जाएगी, या फिर दूसरों की पतंग काट कर ही लौट आएगी? जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। बीजेपी का डर किसी और को दिखाओ। 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री है और अखिलेश की कैबिनेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मंत्री जेल में है और अखिलेश पे मोदी कुछ नहीं करते। कौन भी टीम है अब? उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा कहीं भी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी, ओवैसी के भाषण का स्टाइल एक जैसा रहा है। सबसे पहले ओवैसी मुसलमानों से कहते हैं कि आपकी अनदेखी हुई है। मुस्लिम आबादी को एहसास कराते हैं कि जिन्हें तुमने वोट दिया उनसे धोखा मिला। फिर ओवैसी इस बात पर जोर देते हैं कि वो वोट काटने वाले नहीं है। इसके बाद ओवैसी बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को उनकी ताकत याद दिलाते हैं। फिर किसी धार्मिक विवाद पर नब्ज दबाकर भड़काने के आरोपी बन जाते हैं। ये रहा उसका एक उदाहरण। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। इस तरह ओवैसी अयोध्या में विवादित ढांचे की याद मुसलमानों को कराते हैं, तो वहीं उनकी पार्टी का नेता ज्यादा बच्चे पैदा करके हुकूमत हाथ में लेने का सपना मतदाता को दिखाते हैं। ये सारी कोशिश 19% मुस्लिम वोट बैंक के उस वोटिंग पैटर्न को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा, जिसमें सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी रही है। यूपी में मुसलमानों का 50 से 60% वोट समाजवादी पार्टी, 15 से 20% वोट बीएसपी और 5 से 10% कांग्रेस को मिलता आया है।
सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी में बटे मुसलमानों पर एक मुश्त हक पाने के लिए ओवैसी भड़काऊ विवादित बयान देते हैं। आजम खान के जेल जाने से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हर सेक्युलर पार्टी उन्हें छलती है, खासकर समाजवादी पार्टी। सरकार तुम्हारी थी, तुमने बहुत से काम किए, तुमने दूध भी घर लेकर चले गए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, सबको खा लिया तुमने, मगर जेल में आजम है और कोई सीबीआई इंक्वायरी इन पर नहीं है। मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है? हम समझ सकते हैं कि मोदी और आजम का रिश्ता बड़ा दूर का नहीं है, मगर अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी? मुस्लिम वोट बैंक पाने की इस होड़ में वोट काटने की छवि ओवैसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। शायद इसीलिए वो मुस्लिमों का वोट पा रही अपनी पार्टियों पर ही सवाल उठाते हैं, जबकि एक गंभीर आरोप ओवैसी के विरोधी उनके इतिहास को आईना बनाकर लगाते हैं। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी नगर पालिका और विधानसभा के सदस्य के बाद 1984 में हैदराबाद के सांसद के रूप में चुने गए। फिर लगातार 6 बार चुनाव जीतते रहे। इससे पहले वो 22 साल तक विधायक रहे। 2004 में उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत में उनकी जगह ले ली और फिर वो सांसद चुने जाने लगे। ये बात दिलचस्प है कि 2013 तक ओवैसी घराने की राजनीति की ओर से एक भी विवादास्पद बयान कहीं नहीं दिखा। ये परिवार 2013 तक केंद्र और राज्य की कांग्रेस की सरकारों का समर्थक रहा और कांग्रेस की सरकारों के समर्थन से ही आगे बढ़ता रहा। इसी समय काल में कांग्रेस की ही सरकारों में तमाम मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, अयोध्या में ताला खोला गया, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, मुंबई, गुजरात, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद में बड़े दंगे हुए। इन सब के बावजूद ओवैसी परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई विवादित बयान नहीं दिया, न ही उन्होंने इस कारण कभी कांग्रेस की आलोचना की, न ही कभी इस वजह से कांग्रेस से समर्थन वापस लिया। लेकिन अब वो खुलकर इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को घेरते हैं। ओवैसी पूरे देश में मुसलमानों के बीच एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे जो हिंदू बहुसंख्यकों को सीधे सीधे धमकी देता है, उग्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं और दावा करते हैं कि संघ और बीजेपी ओवैसी के ऐसे ही भाषणों से चुनावों में फायदा पाते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। कहने वाले कहते हैं कि ओवैसी किन्हीं बातों ने मुसलमानों की सबसे बड़ी पूंजी को लुटा दिया, जो अब तक दूसरे धर्म के नेताओं को चुनता रहा, जिसने कभी नहीं चाहा कि उनका नेता उन्हीं की जमात से हो, जिसने अकेले चलने से इनकार कर दिया, लेकिन ओवैसी इसे बदलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री देने का ख्वाब देखते दिखाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। यूपी के चुनावों में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं चाहते कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो, इसीलिए उनकी तरफ से मुसलमानों की ओवैसी जैसी तरफदारी नदारद हो गई। ओवैसी इसी का फायदा उठाते हैं। यूपी की सियासत में धर्म के बल पर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन वोट बंटने से निरर्थक होने का डर क्या मुस्लिम वोटर छोड़ पाएगा? यही लखनऊ की लड़ाई में एक बड़ा सवाल है। लखनऊ की लड़ाई में एक ब्रेक के लिए रुकने की मजबूरी है, लेकिन आप भी रुकिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे धर्म की एंट्री राजनीति में सबसे पहले कैसे हुई। देखते रहिए आज तक।
महात्मा गांधी कहा करते थे, जो दूसरों का दर्द समझता है वही धार्मिक है। लेकिन अफसोस की बात यह कि राजनीतिक पार्टियों ने धर्म को सत्ता की सीढ़ी बना लिया। बात कीजिए तो सभी कहेंगे पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो हालत है वो सभी देख रहे हैं। हाँ, पहले मुस्लिम वोटों की होड़ मची रहती थी, अब सब अपने आप को हिंदुओं के करीब दिखा रहे हैं। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी, जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज्य की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। गांधी जी ने कहा था हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। मुमकिन है कि अगले 20-30 दिन में लखनऊ की लड़ाई के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बस एक बात पक्की है, जब जब चुनाव गर्म होगा समझ लीजिए धर्म उसकी वजह होगी। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।